A very good afternoon to all of you. I am Meenakshi Rai, lecturer SCRT UP. कमेंट बॉक्स में मुझे नाम दिखने शुरू हो गए हैं। अतुल वर्मा, शिवम दीक्षित, कविता पॉल, मानवी राज, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास स्टार्ट करने से पहले आज बात कर लें। आज 5 जून है। आप सबको जानकारी होगी 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। और आप सब जानते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारा इन्वायरमेंट, हमारी सराउंडिंग हमारे लिए। आप सभी को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की शुभकामनाएं और इस उम्मीद के साथ कि आप अपने आसपास के सराउंडिंग के प्रति सतर्क और जागरूक रहेंगे और अपने साथ साथ अपने परिवेश का और अपने साथ में रह रहे लोगों का, अपने आप से जुड़े हुए लोगों का भी ध्यान रखेंगे। आपका जो डीएलएड पाठ्यक्रम का जो सेमेस्टर 2 है, उसमें प्रारंभिक शिक्षा का नवीन प्रयास प्रथम प्रश्न पत्र है आपका। उसी के विषय में आपसे बात होगी। उसका जो फर्स्ट यूनिट है उसमें नेक्स्ट टॉपिक था, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था आपको, बाल अधिकार, चिल्ड्रंस राइट। अभी तक हमने जो पढ़ा वो बच्चों के अधिकार का एक पार्ट है। शिक्षा का जाना हमने, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन पढ़ा। तो वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक डायमेंशन है जो कि बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। उसमें शिक्षा का अधिकार एक पहलू है और भी बहुत सारे अधिकार हैं बच्चों को, जो बच्चे होने के नाते उनको मिले हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे बाल अधिकार की। इंटरनेशनल लेवल पे कब मुख्य रूप से इसके बारे में बात करना शुरू हुई और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या है बाल अधिकार के बारे में। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य होने के नाते जो हमें मूलभूत अधिकार प्राप्त होते हैं वो हमारे अंदर जो अंतर्निहित क्षमताएं हैं और हमारी बुद्धि का विकास करने में सहयोग प्रदान करते हैं, जिससे हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं को और आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा करने में सफल हो पाते हैं या पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो मानव के जो विकास की अवस्था है उसमें आपको पता है कि बाल्यावस्था भी है, प्री नेटल, नेटल, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड। ये जब आप पढ़ते हैं, जब आप बाल विकास की जब थ्योरी पढ़ते हैं अपने दूसरे पेपर में, बालक के विकास की अवस्थाएं, तो आप पढ़ते हैं इन्फेंसी का स्टेज पढ़ते हैं, चाइल्डहुड में अर्ली चाइल्डहुड और चाइल्डहुड डिवाइड करके। तो जो मनुष्य की जो किसी भी इंडिविजुअल के विकास की जो अवस्था है वो इन चरणों से होकर गुजरती है। तो इसमें चाइल्डहुड जो है, इसके बारे में जो बच्चों का राइट है, स्पेसिफिकली जो इंटरनेशनल लेवल पे जो इसमें एज लिया गया है वो 0 से लेके 18 ईयर्स तक का है। तो इसके राइट की बात क्यों की गई है इतनी इम्पोर्टेंटली, क्योंकि जब मनुष्य जो मानवाधिकार का घोषणा पत्र था यूनाइटेड नेशंस का, आप यूनाइटेड नेशंस के बारे में जानते होंगे, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कि पूरे विश्व में जो शांति और सुरक्षा की भावना का विकास करने के लिए और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लाने के लिए पूरे विश्व में इस संस्था का की स्थापना हुई थी और भारत भी इसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। तो 1948 में हम देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन आता है संयुक्त राष्ट्र संघ का, और इसका जो आर्टिकल 25 और 26 है, इसमें बाल अधिकार के बारे में बात की गई है। जो ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन है, जिसको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, शॉर्ट में UDHR, सार्वभौमिक मानवाधिकार का घोषणा पत्र हिंदी में कहेंगे। इसमें कई सारे अधिकार बताए गए मनुष्य, किसी भी इंडिविजुअल के लिए, किसी भी इंडिविजुअल के को एक डिग्निफाइड लाइफ जीने और उसके
हर तरह के एस्पेक्ट का डेवलपमेंट के लिए। और इसका जो आर्टिकल 25 है उसमें बात कही गई है कि मदरहुड और चाइल्डहुड जो स्टेज है जो, वो इंटाइटल्ड है स्पेसिफिक केयर और असिस्टेंस का, कि जब कोई मातृत्व की अवस्था में है और कोई बाल्यावस्था में है, जो बचपने की अवस्था है, तो उसका एक नियम सम्मत अधिकार है ये कि उसको विशेष सहायता और विशेष केयर मिले। ये बात ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन में कही गई है। और जो इसका आर्टिकल 26 है वो बात करता है राइट टू एजुकेशन की, कि एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए बच्चों को। इसके साथ ही 25 में ये बात है कि हर तरह के बच्चे को समान सोशल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, समान रूप से सबको सामाजिक सुरक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। और आप जानते हैं हमने यूनिवर्सलाइजेशन पढ़ा, तो जो ये सार्वभौमिक वर्ड है, जब हम सार्वभौमिक कहते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी डाइवर्स से बिलोंग करता हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी नस्ल का हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ मानव होने के नाते जो आपको अधिकार प्राप्त हो जाए वो मानवाधिकार है, कि जो जिसके बिना मनुष्य जो है अपनी एक डिग्निफाइड लाइफ को नहीं जी सकता। ऐसे अधिकार हैं जो बिल्कुल ही हमारे अस्तित्व से जुड़े हुए हैं। जैसे हमें अभिव्यक्ति, अगर हमें बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा, अपनी विचार को रखने का अधिकार नहीं मिलेगा, अगर हमें अपने आप को स्वस्थ रखने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, अगर हमें एजुकेट होने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तो फिर हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल ही एक बेहतर जीवन इसको हम नहीं कह सकते, और बिल्कुल ही एक अभिप्रेरणात्मक जीवन की तरफ हम अग्रसर नहीं हो सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि बाल अधिकार की बात कैसे आती है, क्योंकि मनुष्य बाल्यावस्था की जो स्टेज है उसको पार करके ही एक एडल्टहुड में जाता है, एक प्रौढ़ व्यक्ति बनता है। तो 1948 में जो यूएन का घोषणा पत्र था उसमें बात तो की गई, चाइल्ड राइट्स के लिए भी कुछ प्रावधान उसमें बताए गए, लेकिन 1959 में हम देखते हैं 20 नवंबर को कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के अधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक घोषणा पत्र जारी किया जाता है, जिसमें बाल अधिकार के संबंध में 10 सिद्धांत उल्लेखित किए गए हैं। और ये जो 20 नवंबर का डेट है ये विश्व में पूरे विश्व में बाल अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें जो 10 प्रिंसिपल्स की जो बात की गई, वो प्रिंसिपल्स क्या हैं? जो यूएन का जो घोषणा पत्र था बच्चों के अधिकार के लिए, इसमें पहली बात की गई है नॉन डिस्क्रिमिनेशन की, किसी भी तरह के भेदभाव की, चाहे बच्चा किसी भी और जब ये यूएन जब हम संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं तो इसके जो भी मेंबर कंट्रीज हैं संयुक्त राष्ट्र के, ये जो इसके रूल्स रेगुलेशन और ये जो लॉज हैं प्रिंसिपल्स हैं वो उन पे बाइंड होते हैं, कि उनको सिग्नेचरी का मतलब हुआ कि वो उस चीज को मानेंगे जो भी उसके ऑर्डर्स होते हैं या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं। तो पहला इसमें है बच्चों के अधिकार से संबंधित नॉन डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का भेदभाव हम बच्चों के साथ नहीं कर सकते, किसी भी तरह के बच्चों के साथ। सामान्य बच्चे को भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और जो कोई स्पेशल बच्चा है किसी विशेष परिस्थिति में वो है तो उसको भी उसी तरह की व्यवस्था मिलनी चाहिए। स्पेशल प्रोटेक्शन अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटीज फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट एंड हेल्दी लाइफ। हम जानते हैं कि जो मनुष्य है उसका जीवन का यही है कि वो अपने जीवन के सभी आयामों का विकास कर सके। तो ये जो घोषणा की गई इसमें विशेष सुरक्षा प्रदान करने की, अवसर प्रदान करने की और ऐसी सुविधाएं प्रदान करने की बात की गई जो बालक के संपूर्ण विकास के लिए जरूरी हो और उसके एक स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक हो। तीसरी बात इसमें की गई राइट टू नेम एंड नेशनैलिटी, कि जब हम राइट टू नेम कि बच्चे का एक नाम हो, उसकी एक राष्ट्रीयता हो, तो ये आइडेंटिफिकेशन से जुड़ता है कि बच्चे को एक पहचान मिले, वो अपने आप को किसी एसोसिएट करने को उसको मौका मिले कि मैं इस नेशनैलिटी से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम ये है, तो उसके अंदर एक पहचान की भावना भी विकसित हो। चौथी बात की गई है इसमें सोशल सिक्योरिटी, एडिक्वेट न्यूट्रिशन, हाउसिंग, रिक्रिएशन, मेडिकल सर्विसेज। आपको पता है कि सामाजिक सुरक्षा बच्चों के लिए बहुत ही
आवश्यक है। और उसके विकास के लिए जब न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बाल्यावस्था वाली स्टेज है उसमें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि उसका ग्रोथ, बालक का ग्रोथ जो है उसके न्यूट्रिशन इनटेक पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। उसको एक रहने का आश्रय होना चाहिए और उसको मनोरंजन के, उसके रिक्रिएशन के लिए भी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की जो ये स्टेज होती है ये उनका प्लेइंग एज भी होता है इस, और उनको जितना ज़्यादा हम रिक्रिएशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर पाएंगे वो उतने ही क्रिएटिव और उतने ही अपने आप को अभिव्यक्त करने की स्थिति में आ सकेंगे। इसके अलावा उनको स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी प्रदान करने की बात इसमें की गई है। नेक्स्ट है, जो हम जानते हैं कि कुछ बच्चे जो हैं वो सामान्य हैं, उनकी सामाजिक, आर्थिक और स्थिति ठीक होती है, सामान्य परिवारों से बिलोंग कर सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो जिनके साथ कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है, उनकी फिजिकलिटी को लेके, उनका जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है उनके लिए। तो इसमें वैसे बच्चों के लिए भी उनको भी स्पेशल ट्रीटमेंट की बात की गई है। जब भी हम समानता की बात करें, जब भी हम कुछ ऐसे राइट की बात करते हैं, तो इक्वालिटी की जैसी बात होती है कि हम किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। तो लगता है कि बस एक जैसी चीज सबको प्रोवाइड कर देंगे तो हमारा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। बट जब हम देखते हैं कि कोई हम जिसको राइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें एक तबका ऐसा भी है जिसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर एट द सेम टाइम उसको कुछ स्पेशल प्रोविजन दिया जाता है, तो वो ये जो सामान्य वर्ग है उसको ये नहीं उसको ये नहीं लगना चाहिए कि ये तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, क्योंकि सबको समान अवसर देने की बात की गई है। तो जैसे ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है, लेकिन राइट टू फ्रीडम की बात की गई है और राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की गई है। लेकिन जब हम देखते हैं कि कोई तबका पिछड़ा हुआ है तो उसके लिए स्पेसिफिक कुछ प्रावधान किए गए हैं। जैसे बच्चे हैं जो ज्यादा वल्नरेबल स्टेट में आते हैं, तो उनके लिए भी कुछ विशेष प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं। इसको हम आगे अभी देखेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट है द नीड फॉर लव एंड अंडरस्टैंडिंग। बच्चे को एक ऐसे इन्वायरमेंट मिले जिसमें उसे समझा जा सके और वो अफेक्शनेट इन्वायरमेंट हो। जब बच्चों को एक पॉजिटिव माहौल मिलता है जहाँ अफेक्शनेटली उनको ग्रो करने का मौका मिलता है, तब उनका जो व्यक्तित्व का विकास होता है वो काफी सकारात्मक होता है। नेक्स्ट बात इसमें की गई है entitlement of education, free and compulsory education at least in the elementary stage। राइट टू एजुकेशन के बारे में हमने बहुत बात की गई है, उसकी बात भी इस डिक्लेरेशन में की गई है कि बच्चे को एजुकेशन मिलना चाहिए और वो फ्री और कंपलसरी होना चाहिए। तो एटलीस्ट एट एलिमेंट्री स्टेज, अगर हम उसको सारे स्टेजेस जो हैं एजुकेशन के उस पर हम नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं फ्री फ्री, तो एटलीस्ट हम जो एलिमेंट्री स्टेज है, जो 1 to 8 का जो स्टेज है, उसमें हम उसको एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए बच्चों के राइट के लिए। नेक्स्ट है इसमें राइट टू प्रोटेक्शन एंड रिलीफ इन ऑल सर्कमस्टांसेस। बच्चे जो हैं वो ज़्यादा एक एडल्ट की तुलना में और एक मेच्योर्ड पर्सन की तुलना में उनकी जो प्रभावित होने की किसी भी परिस्थिति से जो क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है, और उसका इम्पैक्ट भी लॉन्ग टर्म होता है। अगर कोई ऐसी एडवर्स सिचुएशन आ जाए तो एक मेच्योर व्यक्ति जो है उस सिचुएशन से उसका सामना ठीक से करेगा और उससे उसके जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होंगे उस पर, उससे बाहर आने में भी उसको बच्चों की तुलना में कम समय में वो निकल जाएगा। लेकिन जो बच्चे होते हैं उनके जो माइंड होता है उसको ज़्यादा प्रभावित करता है। तो कोई भी ऐसे स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए तो बच्चों को सबसे पहले प्रोटेक्शन की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें बात की गई है प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ नेग्लेक्ट, क्रूएलिटी, एक्सप्लॉइटेशन, कि बच्चों का जो बचपन है वो उपेक्षित नहीं होना चाहिए, किसी तरह की क्रूरता उनके साथ नहीं होना चाहिए, किसी तरह उनका शोषण नहीं होना चाहिए। इसमें ये बात है कि बच्चों की उपेक्षा कैसे नहीं होगी, कैसे नहीं होगी। अगर मान लीजिए कि जैसे फ्रीडम टू स्पीक, बच्चे को मतलब अपनी बात कहने के लिए स्पेस मिले अपने घर में, अपने विद्यालय में, जो भी इन्वायरमेंट में वो जाता है, जिस भी इन्वायरमेंट में जाता है, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, तो जब उसकी बात सुनी जाएगी तो वो उपेक्षित नहीं महसूस करेगा।
तो इस तरह और किसी तरह की क्रुएलिटी, किसी तरह का फिजिकल और इमोशनल उसके अब्यूज उसको नहीं करना चाहिए, और किसी तरह का शोषण उसे मतलब उसके जो काम उसके लिए नहीं बना हुआ है उस एज ग्रुप के लिए, उसमें लगाना या फिर किसी तरह से उसको उस काम में लगाना जो उसके हित को प्रभावित करता है, ये नहीं करना है। नेक्स्ट बात की गई है प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रैक्टिसेस दैट मे फॉस्टर रेशियल, रिलीजियस एंड अदर फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी ऐसी प्रैक्टिस, कोई भी ऐसी गतिविधि हमारे समाज में, हमारे सराउंडिंग में जो किसी भी तरह के भेदभाव को प्रमोट करती हो, चाहे वो जातिगत हो, चाहे भाषागत हो, किसी भी तरह का भेदभाव को प्रमोट करे, इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को अलाउ नहीं किया जा सकता। ये 10 चीजें हैं वो बात इसमें जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन था राइट्स ऑफ चिल्ड्रन संयुक्त राष्ट्र का 1959 में, उसमें ये बातें की गई हैं। अब इंडिया की बात करें तो हम जानते हैं कि हमारा देश जो 1947 में आज़ाद हो गया और 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू हुआ। तो हम देखते हैं कि यूएन का जो डिक्लेरेशन आया 1959 में, लेकिन हमारी कंट्री में जो संविधान बना, तो इसमें जो भी भावनाएं व्यक्त की गई, इसमें जो भी सिद्धांत व्यक्त किए गए यूएन के डिक्लेरेशन में या फिर ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन में जो बातें की गई, राइट टू एजुकेशन। सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और चाइल्डहुड और मदरहुड केयर एंड प्रोटेक्शन की वो बातें हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट की। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। जो आर्टिकल 45 के बारे में हमने पढ़ा जब हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन डिस्कस कर रहे थे, राइट टू एजुकेशन डिस्कस कर रहे थे, तो आर्टिकल 45 में ये बात की गई थी कि 14 साल तक के इनिशियली 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन स्टेट प्रोवाइड करेगा, जो कि बाद में कन्वर्ट होके 86 अमेंडमेंट के बाद वो 0 से 6 ईयर्स के बच्चे के लिए हो गया। उसमें अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन की बात की गई है। तो ये चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेटेड हैं, जिसको अभी हम वन बाय वन देखेंगे। फिर जब हम बातें करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में जब भी बच्चे या बचपन की बात आती है तो एक बहुत ही खूबसूरत छवि निकल के आती है सामान्यतः, कि एक ऊर्जा से भरा हुआ, आनंद से परिपूर्ण, हंसता खेलता बचपन। लेकिन हम जानते हैं कि ये एक पहलू है बचपन का, और ये कुछ लोगों की हकीकत है और सत्यता कुछ और भी है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनकी लाइफ जो है वो ट्रबल्ड होती है, जैसे जो अनाथ बच्चे हुए, जो परित्यक्त बच्चे हुए, जो स्ट्रीट चिल्ड्रेन हुए, जो किसी तरह अपने बचपन में ही काम में लगे हुए हैं, या जो किसी तरह की ऐसी शारीरिक परेशानी से जूझ रहे हैं जिसका कोई इलाज नहीं है। तो ऐसे भी बच्चे हैं। इसलिए जो बाल अधिकार की बात क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ये जो सारे बच्चे हैं जिनकी सामान्य ज़रूरतें हैं, जिनको विकास करने के लिए सामान्य रूप से सारे अवसर मिलने चाहिए, और जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, डिसएडवांटेज ग्रुप के बच्चे हैं, जिनके लिए ज़्यादा प्रयास किए जाने की ज़रूरत है। तो हम जानते हैं कि जब हम एक सिस्टमैटिक सोसाइटी में रहते हैं, जब एक सिस्टम को हमने अपनाया है कि हम इस तरह से अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे, इस तरह से हम अपने कंट्री के सारे सिस्टम को चलाएंगे, तो बच्चे हमारा भविष्य हैं, ये सभी को पता है। इसलिए बाल अधिकार की भी बहुत ही अपरिहार्यता है। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बच्चों के अधिकार की बातें की गई हैं, और जो भी कई सारे बच्चों से रिलेटेड कमीशंस भी आए हैं, और इन जो प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या जो लॉ बने हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी हम नेशनल कमीशन देखते हैं, और स्टेट लेवल पे बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कमीशन का प्रावधान है, जिसके बारे में आगे हम अभी देखेंगे। अभी हम बात कर लें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस हैं जो बच्चों से रिलेटेड हैं। इसमें मुख्यतः जो आते हैं वो फंडामेंटल राइट में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आते हैं। आपको पहले भी बताया है मैंने कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो आर्टिकल 36 जो आर्टिकल 51 में डिस्कस किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में, और जो फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 में
आर्टिकल 12 से 35 में इसके बारे में बात की गई है। आर्टिकल 14 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो समानता का अधिकार की बात करता है। ये आप सबको पता होगा कि इसमें कानून की नज़र में सभी बराबर हैं। 14 से 18 आर्टिकल जो 14 से 18 है उसमें राइट टू इक्वालिटी, समानता की बात की गई है। इसमें कानून के समक्ष समानता। और जो आर्टिकल 15 है वो किसी भी तरह के रंग, जाति, नस्ल, किसी भी धर्म के आधार पे भेदभाव का प्रोहिबिट करता है। तो ये समानता का अधिकार में जो है वो बच्चों के अधिकार भी इनकॉर्पोरेटेड है। फिर देखते हैं आर्टिकल 15 में जो भाग 3 है वो ये प्रावधान करता है कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। बच्चों और महिलाओं के लिए क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये जो दो सेगमेंट है, जो बच्चे हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल स्टेज में है इनका, इनके ये खुद अपने अधिकारों और वो कुछ भी करेंगे तो उसका क्या प्रभाव होगा, वो एडल्ट की तरह उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है। तो उनके अधिकारों के लिए कुछ विशेष प्रावधान करने की आवश्यकता महसूस की गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 15 का पार्ट 3 है उसमें महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की बात की गई है। इसी तरह हम देखते हैं, आप बता चुके हैं आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का है। जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें ये बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है। इसमें इनिशियली यही था, इस जो कॉन्स्टिट्यूशन में मीनिंग है इसका वो यही है कि किसी को भी उसके लाइफ से विधि में विहित प्रक्रिया के अलावा किसी और तरह से वंचित नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो इंटरप्रिटेशन आए सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट केसेस में, उसमें बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है राइट टू लाइफ का। इसमें राइट टू प्राइवेसी है, इसमें राइट टू साउंड स्लीप है, इसमें राइट टू नो है। तो ये सारे जो आते हैं जो बिल्कुल मनुष्य के जीवन को इन्हांस करते हैं, उसको और ज़्यादा अवेयर बनाते हैं अपने सराउंडिंग के प्रति, अपने राइट्स के प्रति। ये सारी चीज़ें इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं। तो इसी में हम देखते हैं राइट टू एजुकेशन जो 21A है, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। एक हम बात करते हैं राइट टू एक्सप्लॉयटेशन की। इसकी बात की गई है हमारे फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 में किसी भी तरह के बलात् श्रम का मानव के का विरोध किया गया है। जब हम बलात् श्रम कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसको किसी ऐसे श्रम में लगाना और उसकी जो वांछित, उसकी जो रिक्वायर्ड मजदूरी है उतनी ना देकर के उसको कम देना। और आर्टिकल 24 जो है वो बच्चों के लिए बात करता है। इसमें ये बात की गई है कि 14 वर्ष तक की उम्र तक के बच्चों को किसी भी जोखिम वाले कार्य में न लगाना, उससे सुरक्षा प्रदान करना। जो 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं उसको किसी खादान में, किसी खान में या किसी ऐसी जगह जहाँ जो उसके हेल्थ को प्रभावित करे बुरी तरह से, वहां पे नहीं लगाना चाहिए। और वैसे किसी भी तरह के काम में उसको नहीं लगाना चाहिए। हमें पता है कि चाइल्ड लेबर जो है वो प्रोहिबिटेड है। और जो 86 का एक्ट भी बना है चाइल्ड लेबर के रिगार्डिंग, उसमें है कि 14 साल के बच्चे को किसी भी कार्य में नहीं लगा होना चाहिए। और जैसे होटलों में, ढाबे में हम देखते हैं, कई बार हम देखते हैं रेलवे स्टेशन पे बच्चे पानी की, अभी भी हमें दिख जाते हैं पानी की बोतलें लिए, या फिर कभी आप रोड पे ट्रेवल करें तो बच्चे आपके गाड़ी के आगे कभी पेंसिल लेके आ जाते हैं कि प्लीज बाई इट। तो इस तरह हम देखते हैं, हम अपने रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं कि ये छोटे बच्चे हैं जिनको स्कूल में होना चाहिए, जिनको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए भी प्रावधान, कानूनी प्रावधान है कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 24 जो है बच्चों को किसी भी तरह के शोषण होने से उनको सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 39E है, 39 का पार्ट ई है, उसमें बात की गई है कि आर्थिक जरूरतों के कारण बच्चों को ऐसे कामों में जो उनकी आयु या क्षमता के उपयुक्त नहीं है, उससे सुरक्षा का अधिकार। ये जो आर्टिकल है 39E, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जब हम कहते हैं तो आप जान रहे हैं कि जब भी स्टेट इसके रिगार्डिंग कोई नीति बनाएगी, बाल श्रम के रिगार्डिंग मान लीजिए, तो वो इस बात को इनकॉर्पोरेट करेगी। ये मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, नैतिक सिद्धांत है
कि कि हम कोई नीति फॉर्मुलेट करें अगर स्टेट, तो किन बातों का ध्यान रखे। तो इसमें यही कहा गया है कि किसी भी अगर आर्थिक स्थिति भी ऐसी आ जाए तो उस बच्चे को हम उस आर्थिक गतिविधि में नहीं लगा सकते जो उसके एज के उपयुक्त नहीं हो और उसको बुरी तरह प्रभावित कर सके। इसी तरह आर्टिकल 39 का पार्ट एफ है, वो ये बात करता है कि बच्चों को समान अवसर और सुविधा मिलना चाहिए जो उन्हें स्वतंत्र तथा एवं प्रतिष्ठापूर्ण माहौल प्रदान करे, उनका स्वस्थ रूप से विकास हो सके। तो हम जानते हैं कि जो अल्टीमेट एम है वो यही है कि बच्चे का विकास जो हो वो उसके सभी डायमेंशन का हो और पूर्ण विकास हो। तो आर्टिकल 39 एफ में ये बात की गई है कि उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान की जाएगी, सभी बच्चों को समान अपॉर्चुनिटी प्रदान की जाएगी, उसको ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी जिससे वो अपना विकास समुचित रूप से कर सके, अपने जो माहौल है उससे बेहतर सामंजस्य स्थापित कर सके, किसी भी तरह का नैतिक या भौतिक शोषण से उसका बचाव हो सके। तो ये जो प्रावधान है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो इसके आगे हम देखें जो ये और ये जो राइट्स हैं बच्चों के, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे से, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। जैसे अगर हम यही कह दें कि बच्चों को जो जीने का अधिकार है, तो ये सारे लाइफ को इनकॉर्पोरेट करता है। जीने के अधिकार में लगभग सुरक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सब शामिल हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें जो डिफरेंट राइट्स की बात की गई है, ये बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। और जब ये सारे राइट्स को एक साथ हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं तभी हम एक बच्चे को बेहतर जीवन दे सकते हैं। तो इस तरह से जब हम डिफरेंट राइट्स पर ऐसे बात करते हैं तो इसे और दो पार्ट में हम कैटेगराइज कर सकते हैं, एक त्वरित अधिकार और दूसरा प्रगतिशील अधिकार। त्वरित अधिकार हम कहते हैं, जब हम कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसके संबंध में तुरंत कोई कार्रवाई होनी चाहिए। ये बच्चे के जो है नागरिक और राजनीतिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। जैसे किसी तरह का भेदभाव ना हो, कोई आपराधिक गतिविधि में बच्चा अगर पाया भी जाता है तो उसके संबंध में कार्रवाई तुरंत हो, ताकि उस बच्चे का टाइम जो है उस कार्रवाई में बहुत ना व्यतीत हो जाए और वो फिर से अपनी एक नॉर्मल लाइफ को जी सके। इसलिए जो उसकी सुनवाई हो उसमें पारदर्शिता, त्वरित और सत्यता पूर्ण होनी चाहिए। और बच्चों के लिए अलग न्यायिक व्यवस्था, हमें पता है कि हमारे यहाँ पे जुवेनाइल कोर्ट हैं जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे किसी गतिविधि में, आपराधिक गतिविधि में संलिप्त होते हैं तो उनके लिए अलग से सुनवाई की जाती है। इसी प्रकार जीवन का अधिकार, राष्ट्रीयता का अधिकार और परिवार से पुनर्मिलन का अधिकार। कई बार बच्चे अपने परिवार से सेपरेट हो जाते हैं तो वो अपने परिवार से मिल सके। जब इस तरह की चीजें, परिस्थितियां आती हैं तो उसमें त्वरित कार्रवाई हो, इसलिए इनको हम बच्चों के त्वरित अधिकार कहते हैं। और जो सुरक्षा संबंधी अधिकार हैं, इसमें तत्काल ध्यान देने और हस्तक्षेप करने की आवश्यकता महसूस की जाती है और की जानी चाहिए। दूसरा है प्रगतिशील अधिकार, जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बच्चे को बच्चे की जो क्षमताएं हैं उसको इन्हांस करे, जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, और जो भी त्वरित अधिकार वाले वर्ग में नहीं शामिल है उसको हम इसमें शामिल कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर हम मुख्य रूप से देखें तो बच्चों के अधिकारों की जो अभी हमने बात की उसमें 4 अधिकारों को हम मुख्य रूप से कह सकते हैं: सुरक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार, जीने का अधिकार और सहभागिता का अधिकार। जब सुरक्षा का अधिकार हम कहते हैं तो उसको इसमें हम कह सकते हैं उसको हर प्रकार के शारीरिक और मानसिक शोषण नहीं होना चाहिए बच्चे का, उसके साथ किसी भी तरह अपमानजनक या दुर्व्यवहारपूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए और आपातकाल या युद्ध की स्थिति में उसे विशेष सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। और जो जो बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं उनके लिए स्पेसिफिक प्रावधान किए जाने चाहिए। तो ये हुआ सुरक्षा का अधिकार। विकास का अधिकार जब हम कहते हैं तो इसमें शिक्षा का अधिकार आ जाएगा, उसे अवकाश का अधिकार मिले, मनोरंजन का अधिकार मिले, उसे सांस्कृतिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट करने का अधिकार मिले। ये जो अधिकार हैं ये उसके जो सभी डोमेन हैं, जो उसके कॉग्निटिव, इमोशनल, क्रिएटिव, आर्टिस्टिक जो भी डोमेन है बच्चे का, उसका विकास करेंगे। फिर जीने का अधिकार,
जीने के अधिकार में उसे अच्छा भोजन मिले, उसे समुचित जीवन प्राप्त करने का अधिकार मिले, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि ताकि वो एक समुचित जीवन जीने की ओर अग्रसर हो सके। उसमें नाम और राष्ट्रीयता पाने का अधिकार है और उसे एक अच्छी लाइफ स्पेंड करने का अधिकार है। और चौथा जो है सहभागिता का अधिकार। सहभागिता मतलब वो अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सके अपने एज के अकॉर्डिंग, उस एज में उससे जिस भी जगह पे पार्टिसिपेट करना है वहाँ पे वो वोकल होके अपनी बात रख सके। उपयुक्त सूचना पाने का अधिकार, उसे उसके एज स्पेसिफिक जो इंफॉर्मेशन है उसको वो प्राप्त कर सके। अपने विचार, चेतना और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो उसके विचार हों वो अभिव्यक्त कर सके। अपनी धार्मिक स्वतंत्रता जो उसकी है उसका वो पालन कर सके अपने आचार व्यवहार में। और अपने विचार के लिए सम्मान पाने का अधिकार। तो हम जानते हैं कि हर इंडिविजुअल डिफरेंट है, तो हमारे विचार भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो विचारों की वजह से किसी तरह का उसको अपमानजनक स्थिति का सामना न करना पड़े। और उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपनी बात कहने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और तो ये था आज का बाल अधिकार। और जब भी हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो एक बात आपको बता दें कि ये सकारात्मक स्वतंत्रता की बात की जाती है कि स्वतंत्रता मिली है, इसका मतलब ये नहीं कि एक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता उसे अगर ये लगे कि ये हमारे स्वतंत्रता का अधिकार है, मुझे ये करना चाहिए, तो उसी टाइम वो किसी और की स्वतंत्रता को बाधित न कर रहा हो, जिसे कि नकारात्मक स्वतंत्रता हम कहते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि ऐसा न महसूस हो कि अगर लेट नाइट बहुत म्यूजिक सुनने का मन हो रहा है तो हम छत पे साउंड बॉक्स लगा के और हम सुनेंगे और दूसरों की नींद बाधित करेंगे। एक उदाहरण के लिए मैं बता रही हूँ कि जब भी स्वतंत्रता की बात करें तो एक सकारात्मक स्वतंत्रता का दृष्टिकोण माइंड में रख के हम बात करते हैं। तो आज की क्लास में आपने जाना कि बाल अधिकार क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे इसकी मुख्य रूप से क्या बातें की गई हैं, यूएन ने क्या कहा है और इंडिया में क्या कौन से आर्टिकल्स हैं जो बाल अधिकार से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग और राज्य बाल संरक्षण आयोग के बारे में बात करेंगे कि वो किस तरह से बच्चों के राइट्स को सुरक्षित रखने के लिए किस तरह से वो प्रयासरत हैं और उसमें क्या प्रावधान किए गए हैं। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। हैव अ नाइस डे। सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।